देखिए, जिस प्रकार से किरण चौधरी पहले कांग्रेस में हुआ करती थी, कांग्रेस छोड़कर वो बीजेपी में चली गई। कल उन्होंने अपना कांग्रेस के विधायक के रूप में इस्तीफा दे दिया। उनका इस्तीफा हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता के द्वारा स्वीकार भी कर लिया गया। लेकिन सबसे अहम सवाल जो जनता के जहन में चल रहा है, दल बदल कानून को लेकर। दल बदल कानून को लेकर किरण चौधरी पर क्या तलवार लटकी हुई है, ये बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है। इस यक्ष प्रश्न का जवाब लेने के लिए हम हरियाणा के जो संविधान विशेषज्ञ हैं, संविधान के बहुत बारीकी से जानकार हैं, राम नारायण यादव हरियाणा विधानसभा में स्पेशल सेक्रेटरी सेवानिवृत्त हुए हैं। इसके अलावा पंजाब विधानसभा में एडवाइजर के रूप में ये काम करते रहे हैं। हमारे साथ मौजूद इस बात का उत्तर लेंगे। यादव जी, स्वागत है MH1 न्यूज में। धन्यवाद जी। यादव जी, जो सवाल सीधा सा जनता के जहन में है कि चौधरी क्या दल बदल कानून के गिरफ्त में आती हैं? देखिए धरनी जी, जिस दिन भी डिस्क्वालिफिकेशन का एक्ट क्रिएट होता है उसी दिन दल बदल लागू हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट की भी अथॉरिटी है कि जिस दिन वो हैपनिंग हो गई है, वर्ड हैपनिंग है, उसी दिन से दल बदल कानून लागू हो जाता है। बेशक कोई मेंबर बाद में इस्तीफा दे दे, तो इस्तीफे के बारे में भी हमारी सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी है। श्रीमत बाला साहिब पाटिल जी के केस में है कि रेजिग्नेशन देने के बाद में कोई आदमी बच नहीं सकता। लेकिन अब यहाँ पर बड़ी स्थिति हरियाणा विधानसभा में विशेषकर पैदा हो जाती है कि स्पीकर साहब के सामने इस पिटीशन को डिसाइड करने के लिए मेरिट पर दो इश्यूज पैदा हो जाते हैं। एक तो लॉ तो हक में है किरण चौधरी जी के में, स्पीकर साहब जैसा चाहें डिसाइड कर सकते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन किरण मेंबर के अगेंस्ट है। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से तो डिस्क्वालिफिकेशन बनेगी, लेकिन लॉ के हिसाब से स्पीकर बचा सकते हैं। उसका रीजन ये है, बचा भी सकते हैं या डिस्क्वालीफाई भी कर सकते हैं। उसका रीजन ये है कि हरियाणा विधानसभा में ऐसा लॉ है कि जब किसी मेंबर के खिलाफ डिस्क्वालिफिकेशन की पिटीशन पड़ी हुई है और उस मेंबर ने इस्तीफा दे दिया है, तो स्पीकर साहब ने ये कह के कि इस्तीफा दे दिया हुआ है, इनफ्रक्चस हो गई है और वो पिटीशन डिसमिस कर दिया। ऐसा कृष्ण पवार जी के केस में है जो कई मेंबरों के खिलाफ थी। और दूसरी, इसके अगेंस्ट ही हरियाणा विधानसभा के स्पीकर साहब का डिसीजन ये है। श्रीमती नैना चौटाला जी आदि के 4 केसों में 2019 का, पहला 2005 का था। इसमें यह है कि इस्तीफा भी दे दिया है तो अभी उसको उस केस में 4 मेंबरों को डिस्क्वालीफाई कर दिया है। तो यहाँ स्पीकर साहब के सामने लॉ के हिसाब से दोनों जो है डिसीजन हैं कि वो रेजिग्नेशन के ऊपर डिसमिस भी कर सकते हैं, रेजिग्नेशन के ऊपर के बावजूद भी डिस्क्वालीफाई भी कर सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट या कॉन्स्टिट्यूशन इस बात को अलाउ नहीं करेगा। लॉ करता है हमारी विधानसभा में, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं करता। सरल भाषा में मैं जनता के लिए पूछना चाहूंगा, दर्शकों के लिए, कि किरण चौधरी दल बदल कानून के आड़े आते हैं, काबू आती हैं या नहीं आती हैं? देखिए, उसमें इलेक्शन पिटीशन में जो मैंने बताई थी कि पाटिल साहब के केस में कर्नाटका में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा हुआ है, वो इलेक्शन पिटीशन थी कि रेजिग्नेशन से कोई मेंबर बच नहीं सकता डिस्क्वालिफिकेशन से, तो वो आती हैं। इसके अलावा जो इस वक्त का सबसे ज्वलंत मुद्दा है, ज्वलंत सवाल है, वो आपसे सीधा लेना चाहूंगा। जिस प्रकार से हरियाणा विधानसभा नायब सिंह सैनी जी जब मुख्यमंत्री बने, 12 मार्च और 13 मार्च को हरियाणा में सेशन हुआ। 6 महीने के अंदर अंदर, जैसा आप भी बताते हैं और भी जानकारियां मिल रही है कि सेशन होना अनिवार्य है। अगर 6 महीने में सेशन नहीं बुलाया जाता विधानसभा का, मानसून सेशन का समय है, तो सरकार के पास क्या विकल्प है? देखिए, सरकार के पास सेशन तो हमारी जो स्कीम है कॉन्स्टिट्यूशन की, आर्टिकल 174 साफ कहता है कि 6 महीने के अंदर सेशन बुलाना पड़ेगा। हमारी ये कंसेप्शन की अब सेशन हो गया 6 महीने के बाद, 6 महीने के लिए हम फ्री हो गए, उसके बाद सेशन आ गया, ऐसा नहीं है। विदिन 6 मंथ बुलाना होगा। 13 मार्च को सेशन खत्म हुआ था, गवर्नमेंट मेजोरिटी के साथ गई थी, और अब सेशन 12 सितंबर से पहले होना है। अगर 12 सितंबर से पहले सेशन नहीं होता तो 2 रास्ते फिर इनके सामने रहते हैं। नंबर 1, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स डिसोल्यूशन रिकमेंड करे, क्योंकि मेजोरिटी के साथ पहला सेशन खत्म हुआ था। आज क्लेम कर रहा है अपोजिशन की माइनॉरिटी में है, लेकिन हाउस से वो मेजोरिटी में निकल के गए हैं और हाउस ही डिसाइड करेगा कि मेजोरिटी में या माइनॉरिटी में। अगर ये 2 काम नहीं करते, सेशन नहीं बुलाते और डिसॉल्व नहीं करते, तो फिर आर्टिकल 356 अट्रैक्ट हो जाता है, जिसमें राष्ट्रपति शासन लगता है। क्यों? कि सरकार, गवर्नमेंट
कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम नहीं कर रही। कॉन्स्टिट्यूशन से काम करने के लिए ही इनको दो काम करने पड़ेंगे, या तो 12 तारीख से पहले सेशन लेना होगा या डिसॉल्व करके और केयरटेकर गवर्नमेंट चलानी होगी। डिसॉल्व का मतलब भंग कर, यानी कैबिनेट जो है इसको भंग कर कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करने का विकल्प है। और दूसरा आपने बताया कि मानसून सत्र बुलाया जा सकता है, कि मानसून सत्र के लिए 15 दिन का समय अवधि नहीं चाहिए होती कम से कम बुलाने के लिए? नहीं, ये हमारी ना तो संविधान में है और ना हमारे लॉ में है कि 15 दिन की रिक्वायरमेंट सेशन बुलाने के लिए है। सेशन 24 घंटे पर भी बुलाया जा सकता है, 48 घंटे पर भी बुलाया जा सकता है, और ऐसे प्रेसिडेंट हमारे हिंदुस्तान में बहुत हैं। उसमें सिर्फ ये है कि मेंबर को इंटीमेट कर देनी चाहिए। हमारे जो अभी किताबों में लिखा हुआ है, या आजकल तो IT का जमाना है, लेकिन उस टाइम पर तो वायरलेस लिखी हुई है या टेलीग्राम लिखे हुए हैं, इस तरह की चीजें हैं। लेकिन इंटीमेशन मेंबर को होनी चाहिए। बेशक 24 घंटे का या 48 घंटे का टाइम है, तो उसमें सेशन बुलाया जा सकता है। राज्यसभा के चुनाव का शेड्यूल क्या है, क्योंकि आज 21 तारीख है और आज नामांकन पत्र भरने की अंतिम तिथि है? देखिए, आज नॉमिनेशन में पता लग जाएगी कि कितने कैंडिडेट सामने हैं, कितने कैंडिडेट ने नॉमिनेशन फाइल किया है। कल स्क्रूटनी का 11 बजे का टाइम है। स्क्रूटनी के बाद में पता लग जाएगा कि फील्ड में कितने मेंबर रहते हैं, 1 रहते हैं, 2 रहते हैं या 3 रहते हैं। उसके बाद में हमको वेट करना होगा विड्रॉल के लिए। विड्रॉल की आपके 27 दी हुई है, जो अमूमन ये 2 या 3 दिन की हुआ करती थी, लेकिन 5-6 दिन का गैप इसमें दे दिया है। तो 27 को विड्रॉल होगी, और उसमें एक भी मेंबर रह जाते हैं, नॉमिनेशन रह जाता, तो अभी उस दिन तक वेट करनी पड़ती है। उसका रीजन ये है कि कोई भी एक्सीजेंसी हो सकती है, या एक मेंबर भी अगर हैं और वो भी विड्रॉ कर जाए, ऐसी भी स्थिति हो सकती है। क्योंकि देखिए, हमारी पार्लियामेंट्री सिस्टम में नई नई चीजें पैदा हो रही हैं, तो ये यहाँ की बात नहीं, कहीं की भी बात है। तो ये हम वेट करते हैं 27 को। अगर एक कैंडिडेट रहते हैं, एक नॉमिनेशन, तो वो 27 को रिटर्निंग ऑफिसर डिक्लेयर करके उनको सर्टिफिकेट दे देंगे। अगर 2 कैंडिडेट रहते हैं तो फिर 3 सितंबर को इलेक्शन होगा। 3 बजे तक वोटिंग होके 5 बजे काउंटिंग स्टार्ट करके उसके बाद डिक्लेरेशन करके डिक्लेयर कर दिया जाएगा। धन्यवाद रामनारायण यादव जी। तो देखिए, रामनारायण यादव जो संविधान के बारीकी से जानकार हैं, हरियाणा विधानसभा में स्पेशल सेक्रेटरी के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं, एडवाइजर रहे हैं पंजाब विधानसभा के अंदर। इनका तर्क बहुत सीधा सा है कि दल बदल के कानून की तलवार पूर्णतया किरण चौधरी पर लटकी हुई है। इस्तीफा देने से कोई राहत मिलती कानूनी व्यवस्था के तहत नजर नहीं आती, क्योंकि ऑलरेडी इस मामले में सुप्रीम कोर्ट और हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष द्वारा किए गए कुछ फैसलों का इन्होंने जिक्र किया। नैना चौटाला व अन्य का 2019 का मामला 4 विधायकों का था, उसका भी इन्होंने उल्लेख किया। दूसरी अहम बात इन्होंने बहुत विस्तार से हमारे दर्शकों को बताई, जो संवैधानिक रूप से सभी को जाननी बहुत जरूरी है, कि हरियाणा का विधानसभा सेशन जो मानसून सेशन ड्यू है, वो क्योंकि सरकार 12 और 13 मार्च को गठित हुई थी, नायब सिंह सैनी जी ने अपना पूर्णतया बहुमत लिया था। ये 6 महीने का समय होता है, 6 महीने के अंदर एक सेशन बुलाना जरूरी होता है। अगर सरकार 6 महीने का सेशन नहीं बुलाती तो क्या विकल्प है, उनका भी इन्होंने उल्लेख किया। राज्यसभा की जो शेड्यूल है उसको लेकर भी इन्होंने जिक्र किया।